जय हिंद दोस्तों, अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि हम पांच टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। तो अब उसी टॉपिक को हम एक लॉन्ग प्रॉपर वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या होता है कंपनी लॉ का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, काइंड्स क्या है। तो जो पांचों टॉपिक दिए हैं विद केस लॉ आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो पहला वर्ड ही है कंपनी लॉ। इसका मीनिंग क्या होता है कंपनी लॉ का? तो सबसे पहला वर्ड कि कंपनी क्या है, ये जो वर्ड है कंपनी, इसका मतलब क्या है। दूसरा वर्ड ला, दोनों का मतलब समझना है। कंपनी मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं इनकी एक कंपनी है, मतलब कई लोगों का एक ग्रुप होगा। वो ग्रुप जो होगा वो कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप, उसके माध्यम से हम कहते हैं कंपनी को कंपनी। अब उसमें ला के जब पॉइंट जोड़ देंगे तो इसका मतलब उस कंपनी को किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब उस कंपनी को किस बिहेव पे, किस आधार पे, किस ग्राउंड पे, या किस प्रोसेस के तरीके से, किस तरीके के माध्यम से, कौन से माध्यम से चलाया जा रहा है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से नियम है। मतलब ये कि कंपनी अगर कोई एक बनाई गई है कि उस कंपनी का एम क्या होगा, तो उस कंपनी को चलाने के लिए मतलब उस कंपनी में किसी को अपॉइंट करना है, या उस कंपनी से किसी को निकालना है, डिस्चार्ज करना है, या उस कंपनी में कुछ नए इन्वेंटेशन करने हैं, मतलब नए कुछ खोज करने, नए कुछ उसमें नए डेवलपमेंट करने हैं। तो इन सब कंडीशन को अगर हमें देखना है तो कंपनी लॉ में ही कवर किया जाएगा कि उसका जो लॉ बनाया जाएगा कि किस प्रोसेस से, कौन कौन से तरीके से मीटिंग होंगी, क्या बातें होंगी, किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे, उसके लिए जो बातें होंगी वो कंपनी लॉ में होगी, एक किसी कंपनी लॉ के लिए। तो क्या हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ है। ये जो पांचों टॉपिक है आप देख सकते हैं। तो पहली टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ। क्या है मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ? तो मीनिंग मतलब कि कंपनी लॉ को मीनिंग क्या होती है। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ की मीनिंग क्या होने वाली है, होती है, तो इसका जो वर्ड है कंपनी लॉ को ही हम एक कॉर्पोरेट लॉ भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। कंपनी लॉ को हम कॉर्पोरेट लॉ भी बोलते हैं। मतलब कि कंपनी लॉ का दूसरा नाम जो होगा वो कॉर्पोरेट लॉ हो जाएगा। मतलब हम पहले डिफिनेशन बता देते हैं, फिर उसको अपने भाषा में बता देंगे आपको। कंपनी लॉ आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कि कंपनी लॉ को हम कॉर्पोरेट लॉ भी कहते हैं। दूसरा है कंपनी लॉ जो है ये बॉडी ऑफ रूल्स है, कि जो रूल्स बनाए जाते हैं उसका एक पार्ट है, उसकी बॉडी है। फिर कह रहा है रेगुलेशंस एंड लीगल प्रैक्टिसेस दैट गवर्न द फॉर्मेशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज। मतलब कि जो कंपनी लॉ होगा वो एक लीगल सजेशन का, या लीगल कह सकते हैं कि रेगुलेशन का, रूल का एक ग्रुप होगा, जिसके माध्यम से बताया जाएगा किस तरीके से कंपनी बनाई जाएगी, किस तरीके से कंपनी को डिसोल्यूशन किया जाएगा। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर कह रहा है इट आउटलाइंस द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस शेयर होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज एंड क्रेडिटर्स। मतलब इसके बारे में, इसी में ही कंपनी लॉ में ही हम पढ़ेंगे कि जो उसके शेयर होल्डर होंगे, जो उसके क्रेडिटर होंगे, जो उसके एम्प्लॉयज होंगे, उनको क्या पेमेंट देना है, क्या फीस देना है उनको, उनसे कैसे काम कराना है, उसके लिए भी हम कंपनी लॉ में ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कह रहा है द मेन पर्पज ऑफ कंपनी लॉ इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, accountability and fairness in business operation while protecting the interest of all parties involved। मतलब जो कंपनी लॉ का मेन एम जो कह सकते हैं कि कंपनी लॉ का एम क्या रखा गया, पर्पज क्या रखा गया बनाने का, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। ऐसे क्या होता है कि कुछ लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं लेकिन किसी के रिकॉर्ड में नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, या किसी कोई प्रॉपर जान नहीं पा रहा है कि किस तरीके से, किस बिहेव पे काम कर रहे हैं, अपने जो इनके एम्प्लॉयज इनको सैलरी क्या दे रहे हैं, उनसे काम कितना करा रहे हैं। लेकिन जब कंपनी लॉ आ जाएगा तो उसके माध्यम से आपका बताना कंपलसरी हो जाएगी, गवर्नमेंट को आपको बताना ही बताना पड़ेगा। तो वहां आप कुछ छिपा नहीं सकते। मतलब हमें ट्रांसपेरेंसी एक पर्पज रखा गया है कंपनी लॉ बनाने के लिए। अकाउंटेबिलिटी कि मतलब अगर हमें कंपनी का नाम नहीं पता, सपोज करिए अगर हम कोई लोकल सामान खरीदते हैं और उस सामान से हमें कुछ इफेक्ट हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम किसके अगेंस्ट में केस करेंगे? हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसका असली मालिक कौन है, वारिस कौन है, उसका असली ऑनर कौन है, उसकी लायबिलिटी कौन लेगा। तो जब अगर हमें उस कंपनी का नाम पता रहेगा, उस कंपनी का कोई एक अकाउंटेबिलिटी लेगा कि हाँ मैं उसका अकाउंट लेता हूँ, उसकी लायबिलिटी मैं लेता हूँ, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई मिस्टेक होता है, तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी को, जो कंपनी लॉ बनाने का एम है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाना है, अकाउंटेबिलिटी दिखाना है। मतलब जिससे क्या हो सके कि वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, कि मतलब उससे क्या होगा कि जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है उन सबको उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया जाएगा, कि मतलब उनकी प्रॉफिट हो सके उसमें। तो ये कंपनी लॉ का मीनिंग हो गया। अब क्या कहते हैं डिफिनीशन ऑफ कंपनी लॉ क्या होता है, कि कंपनी लॉ की डिफिनीशन हम कैसे पढ़ेंगे, कि कंपनी लॉ का डिफिनीशन क्या है। तो इसमें करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220, मतलब कि सेक्शन 2
क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब 2013 के कंपनी एक्ट जो बनाए गए उसके सेक्शन 2 के क्लॉज 20 में क्या कहता है, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एज एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब जो कंपनी लॉ जो प्रीवियस बनाया गया उसी के आधार पे जो हमारा नया रूल्स बनेगा, नया लॉ बनेगा, उसी को हम कंपनी कह रहे हैं। मतलब एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन coming together for a common goal and to a large extent for carrying on some business and sharing the profit therein। मतलब कि जो कंपनी ला हम कहते हैं, अगर शॉर्ट भाषा में कहें, लैंग्वेज में कहें, तो कंपनी जो होगा एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है। उसका एम जो होगा उन सारे लोगों का कॉमन एम होगा, कॉमन गोल होगा, टू एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट फॉर कैरिंग और सम बिजनेस, कि उनका एक बिजनेस बनाने का, एक बिजनेस चलाने का पर्पज होगा, उसमें एक उनका एम होगा, गोल होगा, एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयरिन, और उससे जो उस बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट होगा वो सारे एसोसिएशन में, मतलब उनके जो ग्रुप होंगे उन सब में बांटा जाएगा। ये कंपनी का कंपनी लॉ का डिफिनीशन है कंपनी का। फिर हम पढ़ते हैं कुछ जूरिस्ट के माध्यम से कि जूरिस्ट क्या कहते हैं कंपनी लॉ को। तो जैसे जूरिस्ट हैं लिंडले, जूरिस्ट लिंडले, जस्टिस जस्टिस लिंडले। तो जस्टिस लिंडले इन्होंने क्या कहा कंपनी लॉ को, कि कंपनी जो होता है, एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इन्होंने कहा कि कंपनी जो है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हु कंट्रीब्यूट मनी, मतलब कि जो अपने पैसे को इस कंपनी में, कंपनी बनाने के लिए पैसा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, टू वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। मतलब वो अपना कुछ पैसा लगाते हैं कि हम एक कंपनी बनाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, उससे होने वाली जो प्रॉफिट होंगे या जो लॉस होंगे वो हम आपस में बांट लिया जाएगा। तो ये जूरिस्ट लिंडले कहते हैं कि कंपनी लॉ ये कहता है। द कॉमन स्टॉक और कंट्रीब्यूशन इज डिनोटेड इन मनी एंड इन कैपिटल ऑफ द कंपनी, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू इट आर टू whom इट बिलोंग्स द मेंबर्स। अब इस बिहेव को, जो ये हमने बताया कि पैसा लगाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, जो उसमें प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटे हैं, तो उनको जो वो पर्सन है उनको हम कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कि मेंबर्स कौन कौन से लोग होंगे कंपनी के, जिनका खुद का पैसा लगाया गया हो और जिनमें वो शेयर बढ़ रहे हैं प्रॉफिट या लॉस के, तो उसको हम कहेंगे कि वो मेंबर है कंपनी, उस कंपनी का। ठीक है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल्ड इन हिज शेयर। तो जो प्रोपोर्शन होगा बटने का, शेयर बटने का, वो उनके जो शेयर लगाए गए हैं, प्रोपोर्शन होंगे कि कितना पैसा उन्होंने लगाया है, उसी रेशियो के हिसाब से उनके प्रॉफिट और लॉस को उन लोगों में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर आगे कहता है द शेयर आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जो उनमें बांटा जाएगा, कंट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो एक तरीके से ट्रांसफरेबल होगा। फिर क्या कहते हैं, प्रोफेसर हेनरी कहते हैं ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। मतलब ये क्या कहते हैं, प्रोफेसर हेनरी कहते हैं कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। जो कंपनी का अगर बात करें तो इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, मतलब कि जो बनाया गया एक पर्सन माना जाएगा, जो लॉ के द्वारा बनाया गया है, उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, कि उसकी एक खुद की एक पहचान होगी, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब आगे भी बताएंगे, अभी बता देते हैं शॉर्ट में, कि जिसके जो ऑनर हैं, जो मेंबर हैं, जो लीडर हैं, उनके मर जाने से, एक्सपायर हो जाने से या उनके हट जाने से कोई असर ना पड़ने पाए, मतलब एक दूसरा मालिक उसमें तैयार हो जाए, मालिक आ जाए। जैसे रतन एग्जांपल देते हैं, रतन टाटा है, रतन टाटा एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनकी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई दूसरा मेंबर उनके कंपनी को लीड कर रहा है, कोई दूसरा मेंबर उनकी कंपनी का हेड चला रहा है, सीईओ जैसे अपॉइंट हो जाते हैं या कुछ लीड करने वाले। ठीक है। या फिर कॉमन सेल, मतलब उनकी एक कोई पहचान होगी, उस तरीके को हम प्रोफेसर हिंदी के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये बता रहे हैं। एंड आफ्टर कंपनी एक्ट 2013 एक नया डेफिनेशन बनाया गया। Definition may be summed as a company is voluntarily association of person formed under company law to achieve some objective, having a separate legal entity independent and separate from its member with perpetual succession and common seal if any and a capital division with transferable shares। मतलब ये कि कंपनी लॉ का जो 2013 के बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाया गया कि कंपनी में लोग पैसा लगाएंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन होगा जो पैसा लगाएगा
और उस पर उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स का एम होगा कि हम लोग बिजनेस चलाएंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को या लॉस को आपस में बराबर जिस हिसाब से शेयर लगाया जाएगा उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये होगा कंपनी लॉ का पूरा प्रॉपर मीनिंग। आपको ये 2013 के बाद वाले रूल के हिसाब से पूरा डिफाइन करके बता दिया गया है। प्रोफेसर हेनरी बता दिया हमने, जस्टिस लिनले बता दिया। अब बताते हैं हम आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या होगा, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कंपनी का। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं फिर अभी हम दोबारा जोड़ लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो इसको हम मिटाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी लॉ में। अगर तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है नॉर्मल मीनिंग में आपसे पहले समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसकी विशेषता क्या है। नॉर्मल भाषा में क्या है कि उसकी जो मेन विशेषता है, मेन उसका जो पॉइंट है कि किस वजह से उसको जाना जा रहा है, उसमें कुछ मेन मेन पॉइंट दे रहेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपका है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होगा। इसमें मतलब ये होगा कि जब कंपनी होगी उसकी एक अपनी खुद की लीगल पहचान होगी। मतलब कि हम अगर अपना एक लीगल पहचान बताएं तो हमारा एक लीगल पहचान ये है कि हमारे पास आधार कार्ड है, हम एक सिटीजन है, इंडियन नागरिक, इंडियन सिटीजन है। तो इस तरीके से हमारी एक लीगल पहचान होगी। उसी तरीके से कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी का एक प्रॉपर प्रोफार्मा होगा जो कंप्लीट किया जाएगा कंपनी लॉ बनाते समय। तो हम कहेंगे कि वो कंपनी का एक खुद का लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब अगर उसका कोई मालिक नहीं है तो कंपनी को ही हम एक उसका बताएंगे ग्राउंड की कंपनी खुद में अपने आप में एक पहचान है, कंपनी का खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे इसका डेफिनेशन बता दें क्या होता है कि कंपनी इज ए लीगल has a legal entity separate from its member or shareholders. It can own property, enter into contract, sue and be sued in its own name। मतलब ये कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी की खुद की एक पहचान होगी पर्सन से हट करके। मतलब कोई आदमी अगर है उससे हट के कंपनी की एक पहचान होगी जिसके बिहेव पे क्या होगा कि उस वो कंपनी के बिहेव पे कंपनी के नाम से हम प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कंपनी को हम ग्राउंड बना करके जैसे एक पर्सन दो पर्सन दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी तरीके से कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे हमने वो हेनरी ने बताया था कि क्या है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसी तरीके से। और क्या होता है कि कंपनी क्या करती है केस सू भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस सू हो सकता है, मतलब सूड हो सकता है। मतलब उसके ओन नेम पर उस कंपनी के नाम पर पे भी केस हो सकता है या उस कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी में। अब इसी पे एक केस पढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं कि अब्दुल हक वर्सेस दास माल। अब्दुल हक वर्सेस दास माल, इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो केस करता है अगेंस्ट द उसके लीडर के ऊपर, ऑनर के ऊपर। मतलब कि जो डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी का, उस मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर प्लेंटिफ जो होता है वो केस करता है। किस लिए कि उसका और उसके प्यून का, उसके जो चपरासी होता है उसके यहाँ काम करता है, उसका वो पेमेंट नहीं देता, उसका सैलरी नहीं देता है, एम्प्लॉयज का सैलरी नहीं देता है। उस कंडीशन में वो जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके ऊपर केस करता है। तो यहाँ जब कोर्ट में ये केस जाता है तो कोर्ट क्या कहता है इस कंडीशन में कि कंपनी के काम में आपने गया, आपने उस पर्सन के, उस मैनेजिंग डायरेक्टर के पर्सनल काम के लिए तो गया नहीं, आपने आपने काम किया नहीं है। अगर आपने उस पर्सनल कंपनी के ऊपर काम, कंपनी के लिए काम किया है तो आपको केस कंपनी के ऊपर करना चाहिए था। कंपनी वहां लाइबल होगी, वहां वो पर्सन, उस मैनेजिंग डायरेक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनने वाली है। तो यही केस कहता है। और इसका जो फैक्ट बताते हैं, द प्लेंटिफ सूड द सेक्रेटरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उसके सेक्रेटरी होते हैं कंपनी के और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके ऊपर केस करता है। एंड नॉट द कंपनी इटसेल्फ, जबकि वो कंपनी के ऊपर नहीं करता है। फॉर हिज वेज, उसकी जो सैलरी होती है, उसकी जो पैसा बाकी होता है उसके लिए, और उस अपनी चपरासी के लिए, अपने प्यून के लिए, एम्प्लॉयड बाय हिम, जो कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी के माध्यम से एम्प्लॉयड किए गए थे ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी,
कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने अपॉइंट किया था, लेकिन अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की मानी जाएगी क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे किया था, तो कंपनी के ऊपर आप केस करेंगे, फिर बाद में वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपको पेमेंट दे देंगे, या जैसे भी आगे कोर्ट डिसाइड करता है। तो इसमें कोर्ट ने डिसीजन क्या कहेगा, इट वाज हेल्ड दैट सूट टू रिकवर सैलरी एंड वेज ड्यू फ्रॉम द कंपनी लाइज अगेंस्ट द कंपनी नॉट अगेंस्ट इट्स डायरेक्टर मेंबर्स। तो कोर्ट ने कहा कि आप उस कंपनी से पैसा मांगेंगे, उस कंपनी से अपनी सैलरी मांगेंगे, वेज मांगेंगे, ना कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से। ठीक है, इतना टॉपिक समझ में आया कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। अगला टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये होगा कि जो कंपनी होगी उसकी एक लायबिलिटी होगी, उसकी लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। मतलब द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स is limited to the amount unpaid or their shares. Personal assets are not at risk beyond that. मतलब कि जो होगा कंपनी का जो शेयर होल्डर होंगे उनकी खुद की एक लिमिटेड लायबिलिटी होगी, और उस लिमिटेड लायबिलिटी को पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क बियॉन्ड दैट, कि जो उसके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो उस बिहेव पे नहीं आएंगे। मतलब अगर सपोज करिए कि कोई शेयर होल्डर है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कंपनी डूब जाती है तो क्या वो उस पूरी प्रॉपर्टी को कवर करके हम कंपनी की कर्जे को कवर करेंगे? नहीं। लेकिन हम कितना कवर कर सकते हैं? जितना उस पर्सन का शेयर रहा है उस कंपनी में। अगर उसने 10% शेयर दिया हुआ है, तो 10% की जो फाइनल वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू को हम उस पर्सन से कवर करेंगे अगर कंपनी का लॉस होता है। और अगर मान लीजिए कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो जा रहा है, तो क्या सारे प्रॉफिट उस शेयर होल्डर को दे दिए जाएंगे? नहीं दिए जाएंगे। उसमें क्या होगा कि जितना शेयर उसने दिया, अगर 10% का शेयर उसने दिया हुआ है, तो उस 10% की जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू, अमाउंट वैल्यू जो आएगी, उस अमाउंट वैल्यू को कंपनी उसको इस शेयर होल्डर को देगी। तो ये होता है उसका लिमिटेड लायबिलिटी। जितनी लायबिलिटी रहेगी उतना ही उसको पेमेंट करना है, या फिर पेमेंट उसको मिलने वाला है। अगला टॉपिक है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब ये कि इसका जो मेन ऑनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या जो उसका मालिक है उस कंपनी का, उसके इंसैनिटी होने पे, या इंसॉल्वेंसी होने पे, या फिर डेथ होने पे कंपनी पे कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए, उसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ए कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इन इफ द इट्स शेयर होल्डर्स आर डायरेक्टर्स चेंज आर डाई। मतलब चाहे शेयर होल्डर चेंज हो जाए या फिर डाई कर जाए, उस कंडीशन में भी अगर कंपनी चल रही है, कंटिन्यूज एग्जिस्ट कर रही है, रह रही है, तो उसको हम कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इंसॉल्वेंसी या ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी एक के इंसॉल्वेंसी हो जाने से उस कंपनी का कोई खुद का पहचान इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन होगा। इसमें भी केसेस है, जैसे पीएनबी वर्सेस लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी 2001 का केस है। इस केस में भी ऐसे रिजल्टेंट की परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है। फिर अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे प्रोफेसर हेनरी ने क्या कहा था कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, उसी तरीके में क्या होता है, एक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। जो कंपनी है वो लॉ के माध्यम से क्रिएट किया गया है। उसमें क्या होता है, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, और वो सिर्फ लॉ के आईज में, मतलब लॉ के सामने या लॉ के एरिया में उसको देखा जा सकता है। कंपनी एक है, इट डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म बट हैज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा कि हाँ ये कंपनी फिजिकल फॉर्म है, बट उसकी कुछ राइट होंगे, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। मतलब उसको भी कुछ अधिकार मिलेंगे, और उसको कुछ कम करना होगा, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा। अगला टॉपिक है कॉमन शील्ड। इसमें क्या होता है कि इन सम ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ ज्यूरिसडिक्शन होंगे वहां से कॉमन सील लेगा। ट्रेडिशनली ए कंपनी हैड ए कॉमन सील टू वैलिडेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कि उसका जो एक मोहर होगा, सील होगा, उसके लिए कहेंगे। थ्रू नॉट ऑलवेज मैंडेटरी नाउ इट में स्टिल बी यूज्ड। कभी कभी उसको यूज करते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि जो शेयर्स होंगे, जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा उसके बारे में बता रहा है कि 6 पॉइंट पे, इन ए पब्लिक कंपनी शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड which provides liquidity to investors। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उन तक उन शेयर का प्रॉफिट या लॉस कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी क्या होगी, तो लिक्विडिटी फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा। अगला क्या कहता है, इन प्राइवेट कंपनीज दिस में बी रिस्ट्रिक्टेड, जबकि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है। अगला क्या कहता है कि सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। shareholders मतलब या owners typically do not manage this day-to-day operation. This is done by the board or directors or management team। मतलब कि ये जो टॉपिक है सेपरेट मैनेजमेंट, कि जो वहाँ का मैनेजमेंट होगा वो उस पूरे टॉपिक को कवर करेगा, उस पूरे पॉइंट को मैनेज करेगा, किस तरीके से कंपनी में एक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से कंपनी में काम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए बताया जाएगा। अगला क्या कहता है टॉपिक, इन कॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। मतलब कि कॉर्पोरेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। A company must be registered under the relevant company act like the company act 2013 in India to become a legal entity। अगर वो इंडिया की कंपनी है तो 2013 का जो कंपनी लॉ बनाया गया उसके तहत उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि वो कंपनी है।
अगला टॉपिक है कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, मतलब कंपनीज मस्ट फॉलो द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन सच एज फिलिंग एनुअल रिटर्न्स, होल्डिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कि किस तरीके से प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है। जैसे कोई भी कंपनी होता है तो उसका एक जीएसटी, जैसे अभी कह सकते हैं कि जीएसटी मतलब कि जिस तरीके से वो पेमेंट करेगा, अपना टैक्स भरेगा, उसका एक रिकॉर्ड बनेगा ना, कितना उसने प्रॉफिट कमाया, कितना उसने टैक्स भरा, वो जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है उसको हम कहते हैं कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस टॉपिक में कवर करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट टॉपिक है कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कंपनीज कैन राइज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, बैंक्स आर प्राइवेट इन्वेस्टर्स एडिंग बिजनेस ग्रोथ, मतलब कि जो कंपनी होगी वो अपना कैपिटल फॉर्मेशन करेगी कि अपने प्राइवेट इन्वेस्टर से या एडिंग से, बिजनेस ग्रोथ से, कि जिससे उसका बिजनेस ग्रोथ कर सके। उस कंडीशन में कंपनीज कुछ पब्लिक, मतलब इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, अगर वो पब्लिक कंपनी है उस कंडीशन में वो कैपिटल फॉर्मेशन अपना कर सकती है किसी के हेल्प के भी माध्यम से। अब ये टॉपिक हमारा कवर हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का। अगला टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ कंपनी, कौन कौन से तरीके के कंपनी होते हैं। तो इसके हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी में। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कौन कौन किस किस तरीके की कंपनी के काइंड्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ कंपनी का किस किस तरीके के, किस किस ग्राउंड पे कंपनी ला के काइंड्स हैं। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे, उसके बेस पे कैसे बनाए जाएंगे कंपनी। तो इसमें कहता है कैरेक्टर कंपनीज, चार्टर कंपनीज, स्टेचुटरी कंपनीज या फिर रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये तीनों तरीके होंगे कि चार्टर्ड कंपनीज कैसी हो रही है, स्टेचुटरी कंपनीज कैसी हो रही है, या रजिस्टर्ड कंपनी कैसे हो रही है, कि उस कंपनी का नॉर्मली सारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन जो रजिस्टर्ड कंपनी होंगी कि कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन कौन सी अनरजिस्टर्ड कंपनी है, उस तरीके की ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस तरीके का उसका कॉर्पोरेशन है कंपनी का, उसके आधार पे बनाया जाएगा। अगला टॉपिक कहता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा पड़ जा रहा है, लेकिन पूरी टॉपिक को आसान से आसान भाषा में बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में क्या है कि लाइबिलिटी बाय शेयर्स, कि लिमिटेड बाय शेयर्स, कि जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी शेयर के माध्यम से, या लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज होंगी उसके बिहाफ पे किस किस तरीके के मतलब उसका एक तरीका होगा कि कौन कौन से तरीके पे वो कंपनी बनाई गई है। अगला टॉपिक आपका काइंड्स ऑफ कंपनी में ऑन द बेसिक ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, कि मतलब जो कंपनी बनाई गई है वो वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है। मतलब वन पर्सन कंपनी, कोई एक छोटी कंपनी है, एक पर्सन खुद ही अपना मालिक है उस कंपनी का, वही चला रहा है उस कंपनी को, तो वन पर्सन कंपनी हो गया। प्राइवेट कंपनी मतलब कोई एक इंसान, कोई कुछ लोगों का ग्रुप है, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, दो तीन लोग मिल करके अपनी कंपनी बना करके चला रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी हो गई। पब्लिक कंपनी क्या होगी, एक गवर्नमेंट, कोई कंपनी है गवर्नमेंट के माध्यम से चलाई जा रही है, तो वो पब्लिक कंपनी, मतलब जो प्रॉपर सबके यूज के लिए आ रही है, उसको हम कहेंगे पब्लिक कंपनी। अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे। तो इसमें क्या है कि वो जो कंपनी का जो आकार है, कंपनी की जो साइज है वो कैसा है। स्मॉल कंपनी है मतलब छोटी कंपनी है, जिसका हम सेक्शन 2 के क्लॉज 85 में कवर करते हैं कि स्मॉल कंपनी है या फिर लार्ज कंपनी है। उसमें क्या कहते हैं अदर कंपनीज में हो जाएंगी, चाहे वो साइज के आधार पर छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो। अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल उस कंपनी का कैसे हो रहा है, इसमें पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी की, मतलब उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है उसको हम पढ़ेंगे। ये सब्सिडरी कंपनी का टॉपिक दिया हुआ है सेक्शन 2 के क्लास 46 में दिया हुआ है।
अब अगला टॉपिक है ऑन अदर जो कंपनीज होंगी, इन सब के अलावा भी जो कंपनी होंगी, इसमें कैसे पढ़ेंगे क्या होता है कि जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8, मतलब कि ऐसी कंपनी जिनका कोई नॉन मतलब जिनकी कोई प्रॉफिट नहीं आ रही है, जिनका कोई लाइसेंस है, उसके लिए बात करेंगे तो सेक्शन 8 में बात करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे तो सेक्शन 2 के क्लॉज 45 में बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट चला रही है इस कंपनीज को, उसके लिए बात करेंगे। फॉरेन कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 2 के 42 क्लॉज में हम बात करेंगे कि फॉरेन कंपनी जो विदेशी कंपनियां आती हैं इंडिया में या कहीं विदेश में ही अगर वो चल रही हैं तो उसके लिए बात करेंगे तो सेक्शन 2 के क्लास 42 में बात करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उनकी कंपनी के बारे में बात करेंगे। फिर कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी, ये अदर कंपनीज के बारे में बताया गया। अब इस तरीके से कंपनी लॉ का जो काइंड्स हुआ वो खत्म हुआ कि काइंड्स ऑफ कंपनी लॉ कितने कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है, अब 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसमें क्या है अगला टॉपिक आपका, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये भी बस 5 मिनट में कवर हो जाएगा, बस उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट हैंडराइटिंग पे थोड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सही हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, इसमें क्या पढ़ना है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का डॉक्ट्रिन पढ़ना है कि कैसे, मतलब इस पे रूल से कह सकते हैं कहना पढ़ना है हमको। तो इसमें पहले आपको बता दें फिर अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का इन ए कंपनी लॉ, कि ये कंपनी लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कह सकते हैं। इट मीन्स दैट कंपनी वंस इनकॉर्पोरेटेड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जब एक बार कंपनी खुद बना ली गई तो उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा उस कंपनी का, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर से हट करके, मतलब उनका जो शेयर होल्डर है उसके अलावा भी उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया रहेगा, उसके डायरेक्टर जो होंगे उनसे भी सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर उसके एम्प्लॉयज से। फिर क्या था, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन द लैंडमार्क केस ऑफ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये जो केस है, केस बहुत लीडिंग केस है, इसमें क्या है, सोलोमन वर्सेस, इस केस में क्या होता है कि इस केस में केस ऐसा बनता है, पहले तो आप समझ गए ना कि सेपरेट लीगल मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, कंपनी का अपने मेंबर के, मतलब जो उसके शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके अलावा या उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके अलावा जो कंपनी का एक खुद का पहचान है उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। उससे रिलेटेड एक केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड 1897। इस केस में क्या होता है कि ये सोलोमन अपनी एक कंपनी चला रहे थे, उसमें जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, वो उसकी फैमिली मेंबर्स ही हैं कई सारे, मतलब 7 लोग ऐसे होते हैं जो उस कंपनी को चला रहे होते हैं। इस कंपनी में क्या होता है कि जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसके कुछ स्टॉक दिए हुए हैं, शेयर होल्डर दिए हुए हैं, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दें कि जब इस कंपनी का प्रॉफिट होता है या लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि ये होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या इस पर्सन को, जो ये सॉलोमन होता है, क्या उस पर्सन को भी मिलेगा या फिर उसके जो मेंबर्स हैं पहले उनको मिलेगा या उस पर्सन को नहीं मिलेगा। तो क्या बात होती है कि जो कंपनी है उस कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा उसको भी मिलेगा और वो कंपनी को पर्सनली भी एक जो कंपनी का खुद का जो शेयर है उस हिसाब से उसको भी प्रॉफिट या लॉस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा उनका जो प्रॉफिट या लॉस होगा। In this case, the House of Lords ruled that once a company is legally incorporated, it must be treated like any other independent person with right and liabilities appropriated to itself। मतलब जब एक बार कंपनी कॉर्पोरेट हो जाएगी, मतलब इस डिसीजन, इस केस के बाद एक डिसीजन जो आया उसका मतलब है कि जब एक बार कंपनी बना ली गई, इनकॉर्पोरेट कर ली गई, तो उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में फेस करेगी, जिसका कुछ राइट होगा, कुछ उसकी लाइबिलिटी होगी, अप्रोप्रिएट टू इटसेल्फ, मतलब अपने साथ ही साथ उसका खुद का एक राइट और बनेगा। कुछ की फीचर्स हैं जो
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के हैं, जैसे हमने पहले पढ़ चुका है उसको हम नाम भी बता दें कि सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होंगी कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी उनका खुद का ऑनरशिप या मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा भी अपना खुद का एक पहचान होगा। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो कंपनी लॉ होगा, मतलब इसकी जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होगी उसकी खुद की अपनी एक जो शेयर होल्डर्स होंगे या फिर जो उसके एम्प्लॉयज होंगे उनका खुद का एक लायबिलिटी होगा, लिमिटेड लायबिलिटीज होंगी कि जितना वो डील किए रहेंगे, जितना शेयर उनको देने की बात किए रहेंगे उतना ही उनको देना है या उससे ज्यादा भी नहीं देना है। अगला परपेचुअल सक्सेसर, मतलब कि जो कंपनी का मेन मालिक होगा, जो ऑनर होगा या लीडर होगा या जो कंपनी का मेन ऑनरशिप कर रहा होगा, अगर वो डाई कर जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, उस कंडीशन में कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, कंपनी आगे चलती रहेगी, रन करते रहेगी। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, उस कंपनी का जो प्रॉपर्टी होगा, एसेट्स ऑन बाय द कंपनी, मतलब कंपनी खुद चाहेगी तो उसके मतलब कंपनी के नाम पे भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है या कॉन्ट्रैक्ट में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। कैपेसिटी टू सू बी सूड, मतलब कंपनी के खुद के ऊपर केस भी हो सकता है और कंपनी के नाम से किसी और के ऊपर भी केस किया जा सकता है। इसको हम पढ़ते हैं की फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक है। ये जो 5 टॉपिक हमने बात किया था उस 5 टॉपिक में ये लास्ट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा वर्ड से ही थोड़ा सा लगेगा कि ऑड है, ऐसा कुछ नहीं है, बताएंगे आपको पूरा समझ में आएगा। इस वेल का मीनिंग क्या है? इस वेल का मीनिंग होता है घूंघट या फिर पर्दा। कॉर्पोरेट का मतलब आप जान ही रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर, मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो बनी है, कॉर्पोरेट बनाया गया है कंपनी, उसके ऊपर जो घूंघट लगा हुआ, उसके ग्राउंड पे जो पर्दा लगा हुआ, उसको हटा करके हमें कुछ जानना हो, वहां हम जानेंगे कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। क्या होता था कि कुछ लोग होते थे जो कंपनी में काम कर रहे होते, एम्प्लॉयज होते थे या मेंबर होते थे या डायरेक्टर होते थे, वो क्या करते थे कि कंपनी के मतलब उनका एक मिसबिहेव, उनका एक कह सकते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता था। वो कंपनी के नाम से कुछ फंड उठा लेते थे या कंपनी के नाम पे कुछ ऐसा एक्ट करते थे कि उससे उनको पर्सनली प्रॉफिट हो जाए जबकि कंपनी को उससे लॉस फेस करना पड़ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता था, उनका ये एम होता था कि अगर हम कंपनी के नाम से कोई एक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर हम कंपनी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज करिए कि ए कंपनी है, एक कंपनी है, मैं इस कंपनी में एक बी इस कंपनी में काम करता है, सपोज करिए। अब बी क्या करता है, यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो एमडी है यहाँ का। वो क्या करता है कि कंपनी के नाम से लोन ले लेता है। ठीक है, क्या सोच करके कि अगर मैं कंपनी के नाम से लोन ले रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होनी पड़ेगी, कंपनी अपना पेमेंट करेगी अगर मैं पैसा नहीं दे पाता हूँ, और ये पैसा देने से मना कर देता है या पैसा देने में टाइम नहीं लग पाता, उस टाइम के अंदर पैसा नहीं दे पाता है। अब जब बैंक वाले आते हैं या फिर जो लोग आएंगे वो कंपनी के ऊपर करेंगे केस और कंपनी से अपना पैसा मांगेंगे, तो कंपनी तो ये कहेगा ना कि भाई उस पर्सन ने लिया, उस पर्सन से लीजिए, कंपनी के पर्सनल यूज के लिए तो लिया नहीं उस पर्सन ने। लेकिन यहाँ पे जब ये बी वाले पर्सन ने उसका प्रॉफिट उठाया था, तो यही इसीलिए कॉर्पोरेट वेल की बात आती है कि जब ऐसा कोई अपना डिसऑनेस्ट तरीके से अपने खुद के प्रॉफिट के लिए अगर कोई एक्ट कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम उस पर्सनल के लिए, उस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी केस कर सकते हैं। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, मतलब कि जब कभी कंपनी का कोई पर्सन है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी से जुड़ा हुआ है और इस डिसऑनेस्ट बिहेव पे, इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, मतलब उसका जो विचार है, उसका जो मन है वो फ्रॉड करने का है और कोई ऐसा एक्ट करता है कि जिससे कंपनी को लॉस हो जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो वहां हम उस पर्सन के ऊपर भी केस करेंगे, वहां कंपनी की उसकी जो सेपरेट पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उससे हट करके हम केस करेंगे उस पर्सन के ऊपर। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या है
इट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब ये एक एक्सेप्शन है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में। व्हाइल ए कंपनी इज जनरली ट्रीटेड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जहाँ पे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में फेस करती थी, बताती थी, वहीं क्या कहता है कोर्ट इसमें, लिफ्टिंग द वेल टू लुक बियॉन्ड द कंपनीज लीगल पर्सनालिटी एंड होल्ड द इंडिविजुअल्स, कि उस कंपनी का जो अपना खुद का एक पर्दा है, घूंघट है, उसको हटा करके हम चेक करेंगे कि उसके पीछे जो उसका प्रॉफिट कमा रहा है शेयर होल्डर्स या फिर जो डायरेक्टर्स होंगे, वो क्या कौन है, उनकी खुद की पर्सनालिटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है, या फिर उनकी सर्टेन सिचुएशन को चेक करेंगे। अब क्या कहते हैं कि कब कब ऐसा कंडीशन होता है कि लिफ्टिंग वेल होता है, मतलब ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं कि कौन किस ग्राउंड पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है, मतलब बनता है, कौन में लिफ्ट द वेल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कि अगर वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या उसका जो एम्प्लॉइज है या जो वर्कर है, अगर उसका कुछ इंटेंशन रॉन्ग हो जाता है या फ्रॉड करने का इंटेंशन बन जाता है, उस कंडीशन में इसने एक केस दिया है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होम 1933 का केस है। केस एक दिया हुआ क्या है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होम 1933 का केस। ठीक है, अगला टॉपिक है कि कब ऐसा होगा, शेम ऑफ सैकेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, एजेंसी या ट्रस्ट रिलेशनशिप करते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन द कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, मतलब जब वहाँ कंपनी अपने शेयर होल्डर के रूप पे ट्रस्टी या फिर कोई एजेंट के रूप में काम करती है उस कंडीशन में, या सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, मतलब खुद के पर्सनल यूज के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए या ग्रुप कंपनीज के लिए, उस कंडीशन में भी ये कंडीशन बन सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट, मतलब ये हुआ कि जो बनाया गया ये कॉर्पोरेट वेल वाला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के पीछे, मतलब कंपनी की आड़ में कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी या खुद के प्रॉफिट को काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। वहां पे हम उस पर्सन के लिए, उस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी केस करने की लाइबिलिटी रखते हैं, कि करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। तो इस तरीके से आपने देखा पूरे पॉइंट को, पूरे पांचों टॉपिक को हमने बताया आपको। अब अगर आपको इस पांचों टॉपिक में जो 5 टॉपिक हमने बताया पूरा लिखना फिर बताना, टाइम आपका बढ़ जाएगा, जिससे अच्छा बता देते हैं आप जो पांचों टॉपिक पढ़े हुए हैं, मीनिंग पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, काइंड्स पढ़े हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़े हैं, या फिर लीगल लिफ्टिंग वेल वाला, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेल वाला, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल वाला, इन पांचों टॉपिक को जो आपने पढ़ा है, अगर इन पांचों टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आता है, या मेरे बताने में कहीं कुछ गलत हुआ हो, या मैं बताने में कहीं सक्षम ना हो पाया हूँ, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जो कुछ ऐसे पॉइंट जो छूट गए हो, ना बता पाया हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम आगे से आपको कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि कैसे कौन सी टॉपिक में क्या कवर किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो सब पसंद आ रहे हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो जो और बच्चे हैं जिनको ये देखना है, और बच्चे मतलब जितने और लोग हैं जिनको और ये टॉपिक पढ़ने हैं या जानने हैं, उनके लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू, जय हिंद।